हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, फौलादी सिंह और अंतरिक्ष का भगवान। फौलादी सिंह और अंतरिक्ष का भगवान। हमारे सौर मंडल से लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक सौर मंडल है जिसमें 20 छोटे बड़े ग्रह हैं जो अपने 20वें ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। शेष 19 ग्रहों पर मनुष्य जाति है। उनका विज्ञान हमारी पृथ्वी के विज्ञान से करोड़ों वर्ष आगे है। उनके मस्तिष्क भी पृथ्वीवासियों से बहुत अधिक विकसित व शक्तिशाली हैं। उन ग्रहों पर सम्राट आगूफा का शासन है। उसी के आदेश पर सौरमंडल के सभी 19 ग्रहों पर उसके प्रतिनिधि शासन करते हैं। और जब भी सम्राट कोई नई योजना बनाता है तो वह अपने प्रतिनिधियों को केंद्र में बुलाता है। इस बार उसकी निगाहें हमारी पृथ्वी पर थीं। हमारे सौरमंडल से 70 लाख प्रकाश वर्ष दूर एक सौरमंडल है। पृथ्वी उसमें तीसरे स्थान पर है और सिर्फ पृथ्वी पर ही मनुष्य जाति है। इस ग्रह के मनुष्य बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। मैंने उनकी स्टडी की और अनुमान लगाया है कि अगर वे इसी गति से विकसित होते रहे तो 1 लाख वर्षों में वे हमारे समान शक्तिशाली हो जाएंगे। हमारे 1 लाख वर्ष पृथ्वी की सूर्य के इर्द गिर्द घूमने की गति के हिसाब से 10 करोड़ वर्ष हुए। यानी पृथ्वीवासी 10 करोड़ वर्ष में हमारे बराबर पहुंच जाएंगे और फिर हमसे भी आगे निकल जाएंगे। हमें पृथ्वीवासियों का विकास क्रम रोकना है। पृथ्वी के छोटे छोटे हिस्सों पर अलग अलग विचारों के मनुष्य रहते हैं। रंग भेद और जाति भेद उनकी प्रमुख समस्याएं हैं। इसी आधार पर अक्सर वे युद्ध करते हैं। प्रत्येक जाति का भगवान अलग है। यह भगवान उनका सम्राट है क्या? नहीं, उनके घृणित मस्तिष्क की उपज है। लेकिन हमें इसका लाभ उठाना है। हमारा प्रतिनिधि वहाँ भगवान का दूत बनकर ही जाएगा। पृथ्वी पर हिंदू, मुसलमान और ईसाई 3 प्रमुख धर्म हैं। हमारा प्रतिनिधि किसी भी धर्म के भगवान का दूत बनकर पृथ्वी पर पहुंचेगा और अपने धर्म को शेष धर्मों से लड़वा देगा। इस प्रकार पृथ्वीवासियों का विकास क्रम रुक जाएगा, वह विनाश की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और इस काम के लिए मैंने कराटो तुम्हें चुना है। तुम्हारे पास असीमित योग्यताएं हैं। तुम इच्छाधारी हो। जब चाहो जैसा रूप धारण कर सकते हो और विचारों की गति से कहीं भी पहुंच सकते हो। तुम में वह सब गुण हैं जो पृथ्वी के मनुष्य अपने भगवान में मौजूद समझते हैं। जो आज्ञा सम्राट। और अब तुम अपने आप को पृथ्वी पर ले जाओ। तुम्हारे कभी न नष्ट होने वाले जिस्म को पृथ्वीवासी कभी कष्ट न पहुंचा सकेंगे। कराटो ने अपनी मानसिक शक्ति को जगाया। विचारों की गति से उसी पल उसने पृथ्वी को स्पर्श किया। पृथ्वी के जिस भूभाग पर वह उतरा वह भारत था। उसे सम्राट का संदेश मिला। कराटो, ये हिंदुस्तान है। यहाँ तीनों धर्मों के लोग हैं। यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ के बहुत से जनता के प्रतिनिधि यानी नेता भ्रष्ट हैं। मैं देखता हूँ श्रीमान, किसे मेरी आवश्यकता है। सर्वप्रथम उसने इच्छा व्यक्त की वह पृथ्वी का एक सभ्य प्राणी बन जाए। इस रूप में कराटो नाम ठीक नहीं जचेगा। नया नाम पोरस ठीक रहेगा। हाँ तो पोरस साहब, वहाँ उस इमारत में चलिए, देखिए कोई खुदा को बुला रहा है। ये तुच्छ प्राणी अल्लाह से दुआ मांग रहा है। इस पर थोड़ी मेहरबानी कर दूँ। कराटो, जिसने अपना नया नाम अब पोरस रख लिया था, पलक झपकते हुए एक पीर बन गया। तेरी दुआ कबूल हुई नेक बंदे। बोल क्या चाहता है? नहीं, पीर साहब आप। खौफ ना खा नेक बंदे, तू सच्चा मुसलमान है। बोल क्या चाहता है? सच। आप पीर साहब, ये ख्वाब तो नहीं, हकीकत में आप तो मुझे, आप हैं तो मुझे दौलत चाहिए। उसी पल उसके चारों ओर नोटों का ढेर लग गया। सच मेरे मालिक, उफ मैं पागल हो जाऊंगा। चोर डकैत और इनकम टैक्स वालों से इस दौलत को बचाना होगा। मेरा हुक्म मानेगा तो तेरी इस दौलत को तेरे अलावा कोई छू भी ना सकेगा। तुम अपनी जाति के लीडर हो और यह अच्छी तरह जानते हो कि ईसाई नेता डिसूजा और हिंदू नेता कृपाशंकर तुम्हें हराने के लिए आपस में मिल गए, और अगर वह जीत गए तो मुसलमानों पर हिंदू और ईसाई शासन करेंगे। तुम दंगा भड़का दो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी देखो। हैं गायब, ये पीर थे। उनके लिए सब मुमकिन है। और वहाँ से दूर अपने निजी टापू पर डॉक्टर जॉन फौलाद और लंबू को अपने नए आविष्कार के बारे में बता रहे थे। फौलाद, ये मेरा नया आविष्कार है। इसका संपर्क मुझसे, तुमसे और लंबू से रहेगा। हम जो कुछ भी सोचेंगे वह इस मशीन में रिकॉर्ड होता रहेगा। और यदि तुम किसी संकट में फंस जाओ और वहाँ मान लो तुम्हें लेज़र पिस्तौल की आवश्यकता पड़े, तुम उस समय सोचोगे काश मेरे पास लेज़र पिस्तौल होती। उसी क्षण तुम्हारी ये इच्छा इस मशीन में रिकॉर्ड हो जाएगी और मशीन का ये बटन दब जाएगा। स्टोर में अलार्म बजेगा और लेज़र पिस्तौल प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। टन। लेज़र पिस्तौल फौलाद को, और उसी पल वह ट्रांसमिट होकर तुम्हारे हाथ में पहुंच जाएगी। भले ही ये इच्छा करते समय तुम अपने सौरमंडल से भी बाहर कहीं गहन अंतरिक्ष में मौजूद हो, तब भी यह मशीन काम करेगी। और यदि मैं नगद नारायण यानी नोटों के बंडल मांगूँ तो जो चीज़ स्टोर में नहीं होगी वो तुरंत नहीं मिलेगी। उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा।
श्रीमान लंबू ने नोटों के बंडल मांगे हैं, कह दो कि यहाँ कुबेर का खजाना नहीं है, तब तुम्हारे मस्तिष्क में यह आवाज़ उभरेगी, फालतू खर्च के लिए हमारे पास कुबेर का खजाना नहीं है। माना मुझे सचमुच रुपयों की ज़रूरत हुई, यानी 1 लाख रुपए की, तब मशीन मुझे बताएगी, लंबू को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैंने पढ़ लिया है, उन्हें सचमुच ज़रूरत है, तिजोरी से ले लो। मशीन रोबोट खजांची को आदेश देगी, तिजोरी में से 1 लाख रुपए निकाल कर स्टोर में ट्रांसमिट करो, जो खजांची के पास से पैसा ट्रांसमिट होकर स्टोर के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा और वहां से तुम जहां भी होगे वहां पर। इसका मतलब इस मशीन के माध्यम से हम इच्छाधारी मनुष्य बन गए, यानी कि यह मशीन भगवान हुई, हम जो कुछ मांगेंगे मशीन हमें उसी पल दे देगी, ऐसे ही समझो। फिर एक खूबी और है इसमें, जैसे तुम मेरे शस्त्रों का गलत प्रयोग करते हो, जो कुछ है निकाल दो वरना लेज़र गन ने तुम्हें, टाकू तुम, ये मशीन तुम्हें गलत काम नहीं करने देगी, तुम्हारे मस्तिष्क का संपर्क मशीन से हमेशा जुड़ा रहेगा, और जब तुम कर्तव्य भ्रष्ट होगे तब हैं गायब, डाकू गायब, मगर कैसे? मशीन तुम्हें गायब करके मेरे पास पहुंचा देगी। फौलाद लेज़र पिस्तौल दिखाकर एक सेठ को लूट रहे थे। अंकल, मेरा ख्याल है कंप्यूटर भारत के हंगामे से सबक लेकर आपने ये मशीन बनाई है, ताकि हम कभी कंप्यूटर की तरह कर्तव्य भ्रष्ट हों अथवा बगावत करें तो तुरंत आपको पता चल जाए। ऐसे ही समझो फौलाद, ग्लोब के आतंक से मैंने सबक लिया है कि जब मशीनें बगावत कर सकती हैं तो मनुष्य उससे पहले बगावत कर सकता है। मैं भविष्य में वह गलती नहीं दोहराना चाहूँगा। यूँ तो मुझे तुम दोनों पर अपने से अधिक विश्वास है, लेकिन हो सकता है कभी तुम्हारा या लंबू का मस्तिष्क विकृत हो जाए और तुम विनाश की बातें सोचने लग जाओ, और तब यह मशीन भेद खोल देगी। अगर मेरा मस्तिष्क खराब हो गया तो ये तुम दोनों को मेरे बारे में बताएगी, ताकि तुम मेरा सुधार कर सको। आप ग्रेट है अंकल, न जाने कहाँ से इतना पैना दिमाग पाया आपने। मुझे लगता है जब भगवान अक्ल बांट रहा था तब तुम सबसे आगे थे और तुम सबसे पीछे थे। उसी समय डॉक्टर जॉन के टापू पर कराटो अर्थात पोरस उड़ान भर रहा था। ये टापू, पृथ्वी के इस छोटे से टापू का विज्ञान शेष पृथ्वी के विज्ञान से लाखों वर्ष आगे। हमारे सौरमंडल को कभी भी इस टापू से खतरा हो सकता है। उसने अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत किया और टापू के उस कमरे का दृश्य उसके मस्तिष्क में आ गया। सम्राट आगोफा की जानकारी पूरी नहीं थी, उसकी नज़र इस टापू पर नहीं पड़ी। इनके लिए मुझे कुछ करना होगा। अचानक उस कमरे में वह देवता के रूप में प्रकट हुआ। मैं भगवान हूँ नन्हे मनुष्य, जब मैं अकल बांट रहा था तब तुम सचमुच लाइन में सबसे पीछे थे। ये क्या? डॉक्टर जॉन खतरे को भाप गए थे, उन्होंने तुरंत एक स्विच दबा दिया। तुम भगवान नहीं बल्कि किसी ग्रह के इच्छाधारी मनुष्य हो। तुम नास्तिक हो, तुम्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास नहीं, जबकि मैं भगवान हूँ। तुमने कंप्यूटर का स्विच दबाया जो मेरी वास्तविकता बताएगा। तुम भगवान नहीं, कोई पाखंडी हो। लंबू सावधान, ये कोई बड़ी मुसीबत है। मैं भगवान का अवतार हूँ। इसका पहला प्रमाण यही है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जबकि तुम्हारे आदेश के बिना इस टापू में हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरा प्रमाण यह है कि जिस कंप्यूटर का बटन तुमने दबाया है वह कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। मैंने अपनी शक्ति से उसे निष्क्रिय कर दिया है। डॉक्टर जॉन अभी जिस मशीन के बारे में फौलाद और लंबू को बता रहे थे वह मशीन निष्क्रिय नहीं थी। ये भगवान नहीं है, लेकिन हिंदू शास्त्रों में भगवान की जितनी शक्तियों का वर्णन है वह सब शक्तियाँ इसके पास है। ये 75 लाख प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह से आया है। इसके सम्राट का नाम अगूफा है। मशीन की आवाज़ उनके मस्तिष्क में गूंज रही थी। उस सत्य को जानते ही तीनों ने मन में सोचा, हमें भी भगवान का अवतार बना दो और इसके सामने ही शक्तिशाली बना दो। दूसरे ही पल, कहिए श्रीमान, हम अपने आप को भगवान कहें या तुम्हें? तुम्हें इस मशीन ने इच्छाधारी बनाया, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। अपनी विलक्षण शक्तियों को व्यर्थ समझकर वह अपने असली रूप में आ गया। आ! मैं कराटू और पृथ्वी के विनाश के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि यहाँ मेरी विनाशकारी शक्तियाँ भी उस तरह बेकार हैं जिस तरह तुम्हारी वैज्ञानिक शक्तियाँ मेरे सामने बेकार हैं, लेकिन मैं इस नन्हे मनुष्य की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। अब मैं इसको तुम जैसे 1000 वैज्ञानिकों वाला दिमाग दे रहा हूँ। कराटो लंबू को डॉक्टर जन जैसे 1000 वैज्ञानिकों का दिमाग देकर गायब हो गया, मगर उसके मस्तिष्क में उस असीम ज्ञान को पचाने की क्षमता नहीं थी। हा जॉन, डॉक्टर जॉन तो अपने आप को महान वैज्ञानिक समझता है, जबकि तू मेरे सामने एक नौसिखिया है। तुझे मेरी शागिर्दी करनी होगी। मशीन ने उनके मस्तिष्क में आवाज़ पहुंचाई। लंबू अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, पर यह भी सच है कि वह इस समय डॉक्टर जॉन से 1000 गुना अधिक बुद्धिमान है। डॉक्टर जॉन के सभी आविष्कार इसके लिए बच्चों के खिलौनों से अधिक महत्व नहीं रखते। हा, मुझसे महान वैज्ञानिक पृथ्वी पर कभी नहीं पैदा होगा। डॉक्टर जॉन ने मनी मन मशीन को आदेश दिया, लंबू को कैद कर दिया जाए। जोक मुश्रीमान। जैसे ही मशीन को आदेश मिला, मशीन ने उसी पल वहाँ रोबोट सैनिक ट्रांसमिट कर दिए। शीतल किरणों से मुझे बांध लिया।
अंतरिक्ष के भगवान, मुझे कैद से छुड़वाओ, वरना मुझ जैसे महान वैज्ञानिक का अंत हो जाएगा। मशीन ने लंबू को वहां से एक ऐसे ग्लोब में ट्रांसमिट कर दिया जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। अब उसे ट्रांसमिट करके ही बाहर निकाला जा सकता था। उधर कराटो यानी पोरस को अपने विलक्षण मस्तिष्क से ज्ञात हुआ, लंबू को कैद कर लिया गया। मगर वह नहीं जानते कि मैं उसे इसी क्षण अपने पास ट्रांसमिट कर सकता हूँ, क्योंकि उसके मस्तिष्क का संपर्क मेरे साथ जुड़ चुका है। एक प्रकार से वो मेरे सम्मान में, वो मुझे अंतरिक्ष का भगवान मानता है, क्योंकि मैंने उसे असीमित ज्ञान दिया है। लेकिन लंबू को ट्रांसमिट करने का भी कोई लाभ नहीं। वह इस समय एक महान वैज्ञानिक है, मैं उससे भयानक आविष्कार करवाऊंगा, इसलिए कुछ बंदोबस्त मुझे भी करने होंगे। और अभी तो पृथ्वी के सभी धर्मों के लोगों को आपस में लड़वाना है। पोरस उस समय अमेरिका के ऊपर रोड रहा था। उस चर्च में बहुत सारे ईसाई प्रार्थना कर रहे हैं। अगर मैं यीशु का दूत बनकर पहुंच जाऊं तो एक नया हंगामा पैदा हो जाएगा। मैं इन सबके मस्तिष्क को विकृत कर दूंगा। ये दीवाने होकर चीख चीख कर लोगों को बताएंगे कि हमें यीशु के दूत का संदेश मिला है। उसी क्षण तुम्हारे भक्ति भाव से खुश होकर यीशु ने मुझे भेजा है। असंभव मगर सत्य। यीशु के दूत? क्या ये स्वप्न है? शायद तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यीशु का दूत हूँ, मगर यह सत्य है। चाहो तो परीक्षा लेकर देख सकते हो। बड़े पादरी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अगर आप सचमुच यीशु के दूत हैं तो इसी समय बादलों में बिजली की गर्जन वर्षा करके दिखाओ। दूत गायब हो गया, मगर उसकी आवाज़ गूंजने लगी, तो आओ बाहर, बिजली का गर्जन देखो, वर्षा देखो। अगर कहो तो तेज़ आंधियाँ भी चला दूंगा, बर्फ भी गिरा दूंगा। यीशु के भक्तों ने बाहर आकर देखा, कड़कड़ाक, फिर तूफानी हवा चली। रहम रहम यीशु रहम। अंतरिक्ष के भगवान पर उनकी पुकार का असर तुरंत हुआ। तूफान से गिरे हुए मकान पूर्व स्थिति में आ गए और पूरे शहर के लोगों ने यीशु के दूत के दर्शन किए। आप महान, यीशु की जय हो। हमें उपदेश दो, अपने भक्तों को भलाई का रास्ता दिखाओ यीशु। सुनो मेरे बच्चों, इस पृथ्वी पर जो ईसाई है वही सच्चा मानव है, बाकी सब भ्रष्ट है। उन्हें खत्म कर दो। कराटो सम्मोहित जनता को आदेश देकर गायब हो गया। जनता दीवानी हो उठी। महान यीशु, जो ईसाई नहीं है उसे खत्म कर दो, जिंदाबाद। अंतरिक्ष का भगवान कराटो अर्थात पोरस खुश था। सम्राट आगोफा का सपना पूरा होने में अब देर नहीं। ईसाई, हिंदू और मुसलमानों में युद्ध छिड़ गया, लेकिन पूरी पृथ्वी पर अभी युद्ध नहीं फैला। दंगों की शुरुआत साधारण जनता ने की। हिंदुओं को खत्म कर दो, मुसलमान जीवित ना बचें, एक भी ईसाई ना बचे। फिर फौजें भड़की। कराटो अर्थात पोरस का सम्मान जबरदस्त था। हिंदुओं को वह कृष्ण नजर आते, मुसलमानों को मोहम्मद और ईसाइयों को यीशु। इस धरती पर जीने का हक सिर्फ तुम्हारा है। वास्तविकता क्या है, इस बारे में सिर्फ डॉक्टर जॉन ऑफ औलाद जानते थे। अंकल, ये विश्व युद्ध है, अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। इसे रोकना है फौलाद, वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। गनीमत यह है कि इस युद्ध में वैज्ञानिकों ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वे धर्म के नाम पर युद्ध करना मूर्खता समझते हैं। अन्यथा पृथ्वी नष्ट हो चुकी होती। तुम उस अंतरिक्ष के भगवान के मुकाबले में जाओ, मेरा अनुमान में तुमसे जीत ना सकेगा। तुम उस मशीन के संपर्क में रहोगे और ये मशीन तुम्हें अंतरिक्ष के नकली भगवान की तरह इच्छाधारी बनाए रखेगी। तुम अपने मन में जो भी इच्छा करोगे वो उसी पल पूरी हो जाएगी। वो मैं जानता हूँ अंकल, विश्वास रखिए। मैं अंतरिक्ष के बनावटी भगवान की से पराजित होकर नहीं आऊँगा। फौलाद ने अपने मन में इच्छा की कि वह अंतरिक्ष के भगवान कराटो के पास पहुँच जाए। हैं, वो आ गया। तुमने पृथ्वी पर इतना नरसंहार किया है, इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे उस ग्रह को नष्ट कर दूंगा, कराटो, जहाँ से तुम आए हो। काश मेरे सम्राट को पहले मालूम हो जाता कि पृथ्वी पर मुझे अपने ही समान शक्तिशाली मनुष्य से टकराना होगा तो वह स्वयं यहाँ आता। दोनों ने एक दूसरे को समाप्त करने की इच्छा मन में की। सम्राट अगूफा, मुझे एक किरण दो। डॉक्टर जॉन, मुझे नासा कवच पहनाओ। अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों से वे परिपूर्ण हो गए। तभी फौलाद के मस्तिष्क में डॉक्टर जॉन की अद्भुत मशीन की आवाज़ गूंजी। फौलाद, जिस प्रकार तुम मेरी मशीन के कारण इच्छाधारी बन गए हो, उसी प्रकार ये अंतरिक्ष का भगवान इच्छाधारी बना हुआ है। मैं इसका संपर्क केंद्र से तोड़ता हूँ। ठीक है, इससे मैं अपनी रक्षा कर लूँगा। कराटो ने हमला किया। भस्म नीच पृथ्वीवासी, किसी भी ग्रह पर ऐसी विरलों का आविष्कार नहीं हुआ जो मेरे इस कवच को तोड़ सके। अब तक तो हमला करता रहा। उफ नहीं, इस पर मेरे सौरमंडल की सर्वाधिक विनाशकारी वज्र किरणों का असर नहीं हुआ। मेरा संपर्क मेरे सौरमंडल से टूट रहा है। नहीं, सम्राट अगूफा, रक्षा करो, मैं इच्छाधारी नहीं रहा। फौलाद के मस्तिष्क में आवाज़ उभरी। देखो फौलाद, मैंने उसके सौरमंडल से उसका मानसिक संपर्क तोड़ दिया है, मगर वह अदृश्य हो रहा है। हाँ, उसका सम्राट उसे अपनी व्यक्तिगत मानसिक शक्ति से ट्रांसमिट कर रहा है। वो तो चला गया, लेकिन पूरी पृथ्वी पर युद्ध की ज्वाला भड़का गया है। मुझे उस युद्ध को रोकना है। मुझे सामूहिक वशीकरण शक्ति चाहिए, जिससे मैं विश्व की जनता पर छाया अंतरिक्ष के भगवान का सम्मान तोड़ सकूं। उसी क्षण एक प्रकाशपुंज फौलाद की ओर आया। उसका नासा कवच वापस डॉक्टर जॉन के टापू पर ट्रांसमिट हो चुका था। यह प्रकाशपुंज सामूहिक सम्मान की वह शक्ति है जिससे तुम विश्व की जनता का सम्मान भंग कर दोगे।
फौलाद शून्य में पहुंचा। फौलाद ने पृथ्वी पर सम्मोहन शक्ति छोड़ी। भूल जाओ पृथ्वीवासियों कि तुमने अपने ईश्वर के आदेश पर युद्ध किया था, मगर अगोफा को यह सहन नहीं हुआ। तूने मेरे सेवक को पराजित किया है। तुम शायद कराटो के हिमायती हो। मैं अपने सौर मंडल का सम्राट आगोफा अपने सेवक कराटो की भूल को सुधारने आया हूँ। उसे सर्वप्रथम तुम्हें समय चक्र में डाल देना चाहिए था। सम्राट आगोफा ने उसे कुछ सोचने से पहले ही समय चक्र में फंसा दिया। नहीं, 20 लाख वर्ष पहले जो था अब तुम उसे देखोगे। क्रुद्ध सम्राट अकबर डॉक्टर जॉन के द्वीप पर पहुंचा। नन्हे मनुष्य, तुम्हें मेरे सेवक ने ज्ञान का असीमित भंडार पृथ्वी पर नष्ट हो जाने के लिए नहीं दिया। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुमसे ही पृथ्वी का विनाश करवाऊंगा। टापू पर जहां लंबू शीतल किरणों के प्रभाव से बेहोशी की अवस्था में ग्लोब में कैद था, सम्राट अगूफा अपनी मानसिक शक्ति से उसे ट्रांसमिट करने लगा। डॉक्टर जॉन ने यंत्रों पर यह सब देखा। लंबू ट्रांसमिट हो गया। फौलाद समय चक्र में फंस गया। मुझे इतना अवसर भी नहीं मिला कि मैं उन दोनों की सुरक्षा का प्रबंध कर सकूं। मैं सम्राट अगूफा को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि वह इस समय अविजित शक्तियों का स्वामी है। 2 वर्ष पहले जो मैंने टाइम मशीन बनाई थी वह 10 लाख वर्ष पूर्व के समय में ले जा सकती थी। अब मुझे उस मशीन की क्षमता बढ़ानी होगी ताकि फौलाद को खोज सकूं। डॉक्टर जॉन ने अपने प्रमुख कंप्यूटरों को सक्रिय किया। ये कंप्यूटर भारत और अंतरिक्षक थे। भारत, अंतरिक्षक, हम तीनों को टाइम मशीन बनानी है जिससे हम फौलाद को वर्तमान समय में ला सकें। हम आपके आदेश की प्रतीक्षा में। भारत और अंतरिक्षक के बारे में जानने के लिए पढ़ा है फौलादी सिंह और ग्लोब का आतंक, फौलादी सिंह और ड्रीमलैंड का बादशाह, फौलादी सिंह और अंतरिक्ष में संग्राम। सम्राट अगुफा का समय चक्र फौलाद को 20 लाख वर्ष पहले के जीवन में ले गया था तथा ऐसे ग्रह पर पटका जहाँ मनुष्य था, पर वहाँ का विज्ञान पृथ्वी के वर्तमान विज्ञान से भी लाखों वर्ष आगे था। और ना जाने कहाँ ले आया ये समय चक्र। सौर ऊर्जा चलित रॉकेट। अब मैं कह सकता हूँ कि इन लोगों ने टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया होगा। मैं जल्द ही नगर में आ गया। यहाँ के मनुष्य मेरे ही जैसे हैं। इनका विज्ञान मेरी पृथ्वी के विज्ञान से कहीं आगे है। पता नहीं ये लोग मेरे दुश्मन बनेंगे या मित्र। रक्षक दल के एक अफसर को फौलाद कुछ अजीब सा लगा। उसकी पोशाक भी असाधारण। मैट, वो देखो, कुछ अजीब है ना। उसकी पोशाक भी अजीब है। आओ उससे बात करें। वो अपने भाषा में बोल रहे थे। जवान ठहरो, इन्होंने कुछ कहा, शायद रुकने के लिए कह रहे हैं। मैं इनकी भाषा नहीं समझ सकता। मुझे अपनी टेलीपैथी पावर जगा लेनी चाहिए ताकि वह मेरी बात अपने मस्तिष्क में और मैं उनकी बात अपने मस्तिष्क में सुन सकूं। क्या बात है श्रीमान? ये टेलीपैथी का प्रयोग कर रहा है। शायद हमारी भाषा नहीं समझता। मेरा संदेह ठीक निकला। तुम कौन हो? मेरा नाम फौलाद है और मैं पृथ्वी के वायुमंडल से समय चक्र में पहुँच यहाँ पहुँचा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम डार्वी ग्रह के जासूस हो, क्योंकि हमारे तोसी ग्रह और डार्वी ग्रह के अतिरिक्त किसी भी ग्रह पर मनुष्य नहीं है। तब मैं कहूँगा कि तुम्हारे वैज्ञानिक ग्रहों की खोज में बहुत पीछे हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, तुम्हारी जांच होगी और हमारे सम्राट न्यूमा ही इस बारे में निर्णय करेंगे। फौलाद ने गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया क्योंकि वह इन जंजीरों को आसानी से तोड़ सकता था। डार्वी ग्रह के तुम पहले जासूस हो जिसने गिरफ्तारी देने में कोई विरोध नहीं किया। वह इसलिए कि मैं डार्वी ग्रह का निवासी हूँ ही नहीं। फिर उड़न कार से मुख्यालय की ओर। यहाँ हमारे वैज्ञानिक सच और झूठ का पता लगाते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ये सच जान लें। फौलाद को रक्षक दल नंबर 1 के चीफ के सामने पेश किया गया। देखो जवान, अगर तुम डार्वी ग्रह के जासूस हो तो तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, और यदि तुम पृथ्वी नाम के किसी ग्रह के प्राणी हो तो यह हमारे लिए आश्चर्य की बात होगी। आप हर प्रकार से मेरी जांच कर सकते हैं। जांच कक्ष में। जवान, इस कुर्सी पर तुम सो जाओगे और तुम्हारा अतीत और वर्तमान तुम्हारे मस्तिष्क से निकलकर फिल्म के रूप में स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर मस्तिष्क के विचारों का सजीव चित्रण करने वाली मशीन का स्विच दबा दिया गया। ज़्ज़। बूढ़ा वैज्ञानिक फौलाद के अतीत को सचित्र देख रहा था। उफ नहीं, हे ईश्वर, ये 7वें सौरमंडल से भी आगे जा रहा है। इसके विचार 2 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर चुके। न जाने अनंत ब्रह्मांड का कौन सा नया सौरमंडल नजर आएगा। 10वां सौरमंडल। गनीमत है कि ये रुक गया। ये है पृथ्वी, जहाँ से ये समय चक्र में फंस कर यहाँ पहुँचा है। अब यह जानकारी चाहिए कि इसे समय चक्र में फंसाने वाला कौन है। फौलाद के ख्यालों में अब सम्राट आगूफा की तस्वीर उभरी और वही तस्वीर स्क्रीन पर बनी। वह किसी अज्ञात सौरमंडल का सम्राट है। अब ख्यालों की दुनिया से निकाल आओ। तुम्हारी पृथ्वी खूबसूरत है। हमें ऐसे रॉकेट बनाने होंगे जो पृथ्वी तक जा सकें। ओह, थक गया मैं। शायद आपको विश्वास हो गया है कि मैं डार्वी ग्रह का जासूस नहीं हूँ। हाँ, तुम 10वें सौरमंडल के तीसरे ग्रह यानी पृथ्वी के वासी हो। पृथ्वी बहुत सुंदर है। हम वहाँ के वर्तमान मनुष्यों को समाप्त करके अपने ग्रह के मनुष्य वहाँ भेजेंगे। ऐसा कभी
सोचना भी नहीं मेरे बुजुर्ग दोस्त, क्योंकि पृथ्वी मेरा ग्रह है जहाँ मैंने जन्म लिया है और मुझे अपने ग्रह से बेहद प्यार है। तुम 20 लाख वर्ष पहले के समय में हो। अगर इस समय में तुम पृथ्वी के जीवन की कल्पना करोगे तो तुम्हें वहाँ के मनुष्य जंगली जानवरों की तरह घूमते नजर आएंगे। तुमने अब तक टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया होगा, मैं उसका प्रयोग करके अपने समय में चला जाऊंगा। वह असंभव है क्योंकि तुम कैद में रहोगे। तुमने गलत कहा मेरे बुजुर्ग दोस्त, मैं कैद में कभी नहीं था और ना आगे रहूंगा। खबरदार हिलना नहीं पर आ कड़ाक। इस सूर्यकिरण पिस्तौल का असर मेरी पोशाक पर नहीं होता, फिर भी मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझ पर हथियार उठाए। यह सूर्यकिरण पिस्तौल अब मेरे हाथ में है, जिसका लीवर दबते ही तुम्हारा जिस्म राख में बदल जाएगा। मैं तुमसे ये सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि टाइम मशीन का है। अगर तुमने दीवार में लगे उस टीवी कैमरे की ओर देख लिया होता तो ये हरकत नहीं करते। यहाँ का प्रत्येक दृश्य कंट्रोल रूम तक पहुँच रहा है। सुनो बुजुर्ग दोस्त, मुझे तुमसे या तुम्हारे अन्य ग्रहवासियों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ अपने समय में वापस जाना चाहता हूँ। तभी रक्षक वहाँ पहुँचे। पृथ्वीवासी, जो तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारे हक में ठीक नहीं है। उन्हें छोड़ दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बात मानकर अपनी मानवीयता दिखाओ। तुम जानते हो कि मैं तुमसे भारी ही पड़ूंगा। तुम्हारी जिद के कारण अब हमें तुम्हारे साथ अपना एक वैज्ञानिक भी समाप्त करना पड़ेगा। तुम्हारे प्यार ध्यान नहीं, अपने एक योग्य वैज्ञानिक की जान लेने पर आमादा हो। अगर ऐसा नहीं होगा, बचो बुजुर्ग दोस्त। आ फौलाद ने अपनी पोशाक में समाई शक्तियों को सक्रिय किया। अब अपने ईश्वर को याद कर लो, क्योंकि तुम्हारा अंत अब करीब है। हा तड़ाक तड़ाक शायद अब आपको मालूम हो गया होगा कि ये लोग आपको कितनी आसानी से कत्ल कर सकते हैं। तुम ठीक कहते हो पृथ्वीवासी। कितनी सरलता से उस नीच अफसर ने कह दिया कि वह तुम्हारे साथ मुझे भी समाप्त कर देगा। पहली बार मुझे लगा कि इनके लिए मैं कितना सस्ता हूँ। मैं इस ग्रह को भूगोल से अनभिज्ञ हूँ। क्या मैं अपने बुजुर्ग दोस्त से मदद की आशा कर सकता हूँ? अवश्य पृथ्वीवासी। मेरा नाम बुजुर्ग दोस्त नहीं डॉक्टर गिब्बन है। मैं तुम्हें इस ग्रह के सभी रहस्यों से परिचित करा दूंगा। फिलहाल तो पहला रहस्य यही है कि इस इमारत से आज तक कोई कैदी भाग नहीं सका। तो हम पहले और दूसरे शख्स होंगे जहाँ यहाँ से भाग जाएंगे। इस प्रकार था। उफ नहीं फौलाद, राख बना देने वाला एंटीना इसकी जादुई पोशाक में। हे मेरे ईश्वर, वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई इस्पात की दीवार को तोड़कर उनके हाथ से निकल जाएगा। मुझे किसी सुरक्षित स्थान के बारे में बताइए जहाँ हम कुछ आवश्यक बातें कर सकें। मैं तुम्हें अपनी भूमिगत प्रयोगशाला में ले चलता हूँ। वह मैंने गुप्त रूप से बनाई थी, उसके बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। गुप्त रूप से प्रयोगशाला बनाने का क्या अर्थ हुआ डॉक्टर गिब्बन? सम्राट न्यूमा बहुत क्रूर है, जनता उसके अत्याचारों से दुखी है। दुखी जनता में से कुछ लोगों ने बागी संगठन बनाया जो भविष्य में सम्राट न्यूमा के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाएगा। मैं उस संगठन का सदस्य अपने संगठन के लिए सम्राट न्यूमा के विरुद्ध शक्ति एकत्रित कर रहा हूँ। ये बात मैंने अपने संगठन को भी नहीं बताई, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। तब काम और आसान हो गया डॉक्टर गिब्बन। मौत अब सम्राट न्यूमा की किस्मत बन चुकी है। बूढ़े वैज्ञानिक डॉक्टर गिब्बन के इशारे पर फौलाद नीचे उतरा। यह प्रवेश द्वार है। कई गुप्त रास्तों से होकर डॉक्टर गिब्बन फौलाद को प्रयोगशाला में ले आया। छत के ऊपर ये पानी वाली सुरंग है जिसमें से होकर हम आए। वो मेरी प्रयोगशाला है। बहुत शानदार। ये है हमारे तोशी ग्रह का मॉडल। इसके चारों तरफ ये रॉकेट लगे हैं। डार्वी ग्रह जब भी हमारे इस तोशी ग्रह पर हमला करता है ये रॉकेट चला दिए जाते हैं, जो हमारे ग्रह को सौर मंडल से बाहर ले जाते हैं। ये डार्वी ग्रह है। यहाँ की दशा हमारे तोशी ग्रह से भी बदतर है, क्योंकि डार्वी ग्रह का सम्राट एक खौफनाक बंदर है। एक वैज्ञानिक ने उसे सर्कस के लिए ट्रेंड किया और उसके मस्तिष्क का ऑपरेशन किया ताकि वह जल्दी से ट्रेंड हो सके, मगर गलती से उसके मस्तिष्क में एक क्रूर अपराधी का दिमाग फिट हो गया, जो उस वैज्ञानिक ने अपने संग्रहालय में अपनी स्टडी के लिए रखा हुआ था। कुछ समय बाद वह बंदर सम्राट बन बैठा और अब भी वही बंदर सम्राट है। वह हमारे ग्रह पर अधिकार करना चाहता है। डार्वी ग्रह के बारे में मैंने इसलिए बताया कि जब हम अपने तोशी ग्रह पर सम्राट न्यूमा के खिलाफ जंग छेड़ेंगे तो डार्वी ग्रह के वानर सम्राट को पता चल जाएगा और वह हमारी आंतरिक लड़ाई का लाभ उठाने के लिए हमारे ग्रह पर हमला करेगा। अगर यहाँ सम्राट न्यूमा को सिंहासन से उतारने के लिए हंगामा ना करे तो उसे नहीं मालूम होगा। ऐसा होना असंभव है, क्योंकि सम्राट न्यूमा का फौज पर पूरा नियंत्रण है। वह स्वयं फौज का संचालन करता है। अगर सम्राट न्यूमा को कत्ल कर दिया जाए तो नया सम्राट चुना जाएगा, लेकिन सम्राट न्यूमा की हत्या नहीं की जा सकती। वो कभी अपने सुरक्षित किले से बाहर नहीं आता। वहाँ हवा भी उसकी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं पा सकती। मैं इस असंभव कार्य को करूँगा। उसके बाद डार्वी ग्रह के वानर सम्राट को भी कत्ल कराऊंगा। अगर तुमने ये दोनों कत्ल कर दिए तो ये मेरा वायदा रहा कि मैं तुम्हें दोनों ग्रहों का सम्राट बना दूंगा। नहीं डॉक्टर गिब्बन, मैं सम्राट नहीं बनना चाहता। मैं टाइम मशीन चाहता हूँ ताकि अपने समय में लौट सकूँ। टाइम मशीन सम्राट न्यूमा के सुरक्षित किले में ही है।
लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम 2 ग्रहों का सम्राट नहीं बनना चाहते। किसी ग्रह का सम्राट बनने से ज़्यादा अच्छा है मैं अपनी पृथ्वी पर साधारण इंसान बनकर रहना पसंद करता हूँ। फिर वह सम्राट न्यूमा को सुरक्षा किले की ओर उड़ चला। पृथ्वी पर न जाने क्या हो रहा होगा। सम्राट आगूफा मुझे समय चक्र में फंसाकर यहाँ भेजने के बाद न जाने क्या करता फिर रहा होगा। तोशी ग्रह के सम्राट न्यूमा का सुरक्षित किला और किले के बुर्जों पर लगे रडार जो हवा में तैरते धूल के कणों के चित्र भी कंट्रोल रूम की स्क्रीनों पर पहुंचा देते थे। कंट्रोल रूम में फौलाद को देख लिया गया। रक्षक दल नंबर 10 सावधान, पृथ्वीवासी किले की ओर आ रहा है, पूर्व दिशा की ओर तथा गति 5000 किलोमीटर प्रति मिनट। रक्षा दल नंबर 10 का कंट्रोल रूम, जहां से वे राडार स्क्रीनों के संकेतों पर अंतरिक्षों में उड़ान भरते दुश्मनों के रॉकेटों को उड़ा देते थे। ठीक है, हम देख रहे हैं उसे, वो अब निशाने पर है। और ये अटैक निशाना चूक था, मगर फौलाद की पोशाक की क्षमता इससे भी 1000 गुना घातक हमले को विफल करने में समर्थ थी। आरंभ कर दिया उन्होंने। मुझे इस हमले के जवाब में कोनिया किरणों के हल्के से झटके से उनके सुरक्षित किले की इस्पाती दीवार गिरा देनी चाहिए। फौलाद उस समय सुरक्षित किले से 1000 मील दूर था जब उसने कोनिया किरणों का हल्का प्रहार किया। धाम! हमारी सोम किरणें असफल रहीं, जबकि इसकी अज्ञात ठोस किरणों ने इस्पात की दीवार तोड़ दी और शायद उसका हल्का प्रहार था। रक्षक दल नंबर 10 ने सम्राट नीमा को सूचना दी। महामहिम, पृथ्वीवासी बहुत घातक आयुधों से लैस है। हमारी सोम किरणों का प्रहार उस पर असफल रहा। उसने अपनी ठोस किरणों से किले की दीवार का एक भाग गिरा दिया। डॉक्टर कोहली को हमारा आदेश दो, वह पृथ्वी के उस गंदे कीड़े को अपने महाविनाश तोप के निशाने पर लें। महामहिम, आपके हरम में मेरी 2 पुत्रियां पहले ही पहुंच गई हैं, अब तीसरी को ना लें, वो भी बच्ची है। इसकी ये गंदी जुबान काट लो जिससे ये इनकार कर रहा है। नहीं मालिक नहीं। खामोश, अब तेरी जुबान भी काटी जाएगी और तेरी पुत्री भी यहाँ आएगी। महामहिम, पृथ्वीवासी आ गया है, उसने पूर्व की सुरक्षा पंक्ति तोड़ दी है। डॉक्टर कोहली की तोप के निशाने से वो बार बार बच जाता है। डॉक्टर कोहली नाम के उस गधे से कहो, अगर वह पृथ्वी के कीड़े को निशाने पर ना ले तो हमारे पिस्तौल के सामने उसकी खोपड़ी आ जाएगी। डॉक्टर कोहली उसकी माँ विनाश तो। डॉक्टर कोहली, उसका निशाना लो, वरना मामी तुम्हारा निशाना लेंगे। वो मेरे निशाने से बचना जानता है। धड़ाक! बहुत देर हो गई, तुमसे निशाना नहीं लिया गया, और अब देखो तुम्हारी ये तो कोनिया किरणों से उड़ने लगी। महाविनाश तोप बुर्ज से टकराई। धड़ाम! महामहिम, उसने महाविनाश तोप नष्ट कर दी, जिससे किले का उत्तरी भाग पूर्णतः नष्ट हो गया। जिस प्रकार भी हो उस कीड़े को खत्म करो, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मगर तभी धड़ाम! सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। अगर तुम मेरे यहाँ तो मरने की बजाय आत्महत्या कर लो। हैं? नहीं, तुम तुम क्रूरता के सेवक। भांगू और डार्वी ग्रह के वानर सम्राट से संधि कर लूं। तू कहाँ चला क्रूर सम्राट? तेरे लिए अब से मौत का रास्ता है। सम्राट न्यूमा का पिघला जिस्म गिर पड़ा। यह उसके अवशेष बचे रह गए। बाद में तोशी ग्रह की जनता सम्राट न्यूमा के क्रूर शासन से मुक्ति पा चुके हैं। हमारा मुक्तिदाता फौलाद जो पृथ्वी ग्रह से आया, उसने डॉक्टर गिब्बन को सम्राट चुना है। यह जानकर आपको खुशी भरा आश्चर्य होगा कि नागी संगठन का रहस्यमय चीफ और कोई नहीं, डॉक्टर गिब्बन ही थे। वाह, डॉक्टर गिब्बन सम्राट! वह बागी संगठनों की चीफ थे। लेकिन किले में आपातकालीन मंत्रणा हो रही थी। डार्वी ग्रह के वानर सम्राट के विध्वंसक रॉकेट आ रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि वह महाविनाश का दिन होगा। आप अपने ग्रह को महाविनाश से बचाने का एक ही उपाय है, हम ग्रह की परिधि पर लगे रॉकेट चालू करके अपने ग्रह को अपने सौरमंडल से बाहर ले जाएं। मेरी भी यही राय है। और जैसे ही हमारा ग्रह सौरमंडल से बाहर निकले, हमारे रॉकेट डार्वी ग्रह पर टूट पड़े। ग्रह की परिधि पर फिर शक्तिशाली रॉकेट चालू किए गए। लेकिन फौलाद तोशी ग्रह के अंतरिक्ष बेड़े के साथ डार्वी ग्रह की ओर रवाना हो गया। डार्वी ग्रह जब एक गेंद के समान नजर आने लगा तो फौलाद बेड़े से अलग हो गया। तोशी ग्रह का अंतरिक्ष बेड़ा डार्वी ग्रह के अंतरिक्ष बेड़े से भिड़ेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वानर सम्राट मेरे काबू में आ जाए, जिससे ये युद्ध रुक जाए। डार्वी ग्रह पर मौजूद अपने निजी कंट्रोल रूम से वानर सम्राट फौलाद को आते देख रहा था। मेरे जासूसों ने ठीक ही खबर दी थी कि यह दुस्साहसी है, पर यह मूर्ख नहीं जानता कि यहाँ मौत उसकी प्रतीक्षा में। वानर सम्राट ने सबसे घातक किरणों से फौलाद का स्वागत किया। ये बच गया, और इससे घातक किरणें अब बनी नहीं है, यानी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ ही मिनटों में ये मेरे पास पहुंच जाएगा और मुझे मार डालेगा। नहीं, वो मुझे नहीं मार सकता। वो इस ग्रह का सम्राट नहीं बन सकता। मैं सब नष्ट कर दूंगा। सौरमंडल से बाहर जाते तोशी ग्रह को समय चक्र में डाल दूंगा। हा हा, समय चक्र! और वह उस टाइम मशीन
को लेकर उड़ चला, जिसे बनाने में 500 वर्ष और 10,000 वैज्ञानिकों का दिमाग खर्च हुआ था। ये 12वीं ग्रह भी समाप्त हो जाएगा। मैं सर्वनाशी बटन दबाए आया हूँ। अपनी वैज्ञानिक पोशाक की बदौलत फौलाद हजारों मील दूर भी देख सकता था। अरे, 12वीं ग्रह बम की तरह फट गया। सर्वनाश। लेकिन वानर सम्राट नष्ट नहीं हुआ होगा। शायद वो मेरे असीमित शक्तियों से घबराकर सौरमंडल से बाहर जाते तोशी ग्रह पर गया हो। फौलाद का संदेह गलत नहीं था। उफ वहरा, लगता है वो दुष्ट टाइम मशीन में कैद है। मैं नष्ट फौलाद भी आ गया। उसे भी इस ग्रह के साथ समय चक्र में डाल दूंगा और कम से कम 20 लाख वर्ष आगे पहुंचा दूंगा, ताकि उस युग में उसके अयुद्ध बच्चों के खिलौने से अधिक महत्वपूर्ण साबित न हो। वानर सम्राट ने एक साथ दो समय चक्र के भंवर छोड़े। एक फौलाद की ओर गया और दूसरा तोशी ग्रह की ओर। फौलाद ने भी घातक कोमा किरण लगभग उसी समय छोड़ी। फौलाद और तोशी ग्रह वानर सम्राट के समय चक्र में फंस गए, लेकिन इसके साथ ही फौलाद की कोमा किरणें वानर सम्राट टाइम मशीन से टकराई। धड़ाम! उफ, समय चक्र! न जाने अब कौन सी दुनिया में आग खुलेगी। तोशी ग्रह भी समय चक्र में फंस गया। टाइम मशीन रॉकेट के साथ ही वानर सम्राट का अंत हो गया। वह अज्ञात सौरमंडल जिसका सम्राट अगुफा था, जो पृथ्वी को नष्ट करना चाहता था, जिसने लंबू को डॉक्टर जॉन के टापू से ट्रांसमिट कर लिया था अपने ग्रह पर। हमारे सौरमंडल में एक नया ग्रह प्रवेश कर रहा है। वह समय चक्र में फंसा हुआ है, लेकिन उसकी परिधि पर रॉकेट लगे हुए हैं। 5,000 मील की दूरी पर एक मनुष्य भी है। सम्राट अगुफा को सूचना मिली। अगर समय चक्र में फंसा ग्रह हमारे ग्रह पर आया तो हमारा ग्रह उसका भार सहन नहीं कर पाएगा। उसे रोक दिया जाए। और ग्रह के साथ आने वाला मनुष्य वही पृथ्वीवासी है जिसे मैंने समय चक्र में 20 लाख वर्ष पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन इसे 20 लाख वर्ष आगे के समय में भेज दिया गया। और यह अच्छा ही हुआ कि इसे हमारे सौरमंडल में होश आएगा। समय चक्र ने फौलाद को अंतरिक्ष में ही मुक्त कर दिया। हाँ, ये तो गहन अंतरिक्ष है। वो कोई ग्रह है, वहाँ शायद जीवन हो। वह समय चक्र से निकल गया और अब इस ओर आ रहा है। उसे उस समय कितना आश्चर्य होगा जब मैं उसके स्वागत के लिए उसके दोस्त लंबू को भेजूंगा। डॉक्टर लंबू। लंबू जो अब डॉक्टर लंबू बन गया था, उसके पास असीमित ज्ञान का भंडार था, जो उसे पृथ्वी पर गए अंतरिक्ष के भगवान यानी कराटो ने दिया था, जिससे वह मानसिक संतुलन खो बैठा था। डॉक्टर लंबू, एक पृथ्वीवासी ग्रह पर आ रहा है। मैं चाहता हूँ तुम उसका स्वागत करो। उस मामूली आदमी का स्वागत मैं करूँगा? मैं जो ब्रह्मांड का सबसे योग्य वैज्ञानिक हूँ। तुम अगर नहीं जाना चाहते, मैं किसी और को भेज दूंगा। तुमसे इसलिए कहा था कि वह भी तुम्हारी तरह पृथ्वीवासी और उसका नाम फौलाद है। ओह, फौलाद! तब मैं उसका स्वागत करूंगा और उसे बताऊंगा कि मैं ब्रह्मांड का सबसे योग्य वैज्ञानिक हूँ। ट्रांसमिट मशीन से संपर्क जोड़कर तुम्हें इच्छाधारी बना दिया गया है। अपनी इच्छा अनुकूल तुम्हें हर चीज़ प्राप्त होगी। मैं शीघ्र ही निजी ट्रांसमिट मशीन बना लूंगा। तब मुझे तुम्हारी मशीन की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरे लंबू, यहाँ कैसे? ये तो डॉक्टर जॉन की कैद में था, क्योंकि वह कराटो द्वारा मिले असीमित ज्ञान के भार को सहन नहीं कर पाया था। तुच्छ प्राणी, अपनी शक्ति पर घमंड करता है, दूसरे के आविष्कारों से विजेता बना फिरता है। मेरे दोस्त, पहले गले मिलो, फिर बताओ तुम यहाँ कैसे? पृथ्वी के नीच कीड़े, ब्रह्मांड का भावी सम्राट तेरे सामने खड़ा है। मेरे सामने सर झुका, मुझे अपना दोस्त कहकर मेरा अपमान कर रहा है। ये पागल हो चुका है और सम्राट अगुफा इसे ट्रांसमिट कर लाया होगा। शायद वह इसी के द्वारा पृथ्वी का विनाश करवाना चाहता है। स्पष्ट ये भी है कि मैं अपने समय में लौट आया हूँ, सम्राट अगुफा के सौरमंडल में हूँ। तूने सुना नहीं? हम कह रहे हैं हमारे कदमों में सर झुकाओ। मुझे इसकी हर वह बात मान लेनी चाहिए जिसमें इसे खुशी मिलती है। इस प्रकार मैं इसके साथ रह सकूंगा। फिर सम्राट आगुफा को खोजने का अवसर देख ही लूंगा। आप महान हैं डॉक्टर लंबू। मैं अभी से आपको ब्रह्मांड का भावी सम्राट मानता हूँ। शाबाश, आज से तुम हमारे दास हो। उसी क्षण लंबू ने फौलाद सहित अपने आप को अपने निजी कक्ष में ट्रांसमिट कर लिया। यह हमारा निजी कक्ष है। हमारी प्रयोगशाला निर्माणाधीन है, इसलिए हमारे पास फिलहाल कोई कामकाज नहीं है। मैं आज से तुम्हें अपना अंगरक्षक बना रहा हूँ, क्योंकि तुम बहादुर हो। जो आज्ञा मालिक। तभी, डॉक्टर लंबू, यह पृथ्वीवासी खतरनाक है, कृपया इसे हमें लौटा दें। हमारे काम में दखल मत दो सम्राट अगूफा, हमने इसे अपना अंगरक्षक बना लिया है। सम्राट अगूफा, यह शक्तिशाली सम्राट लंबू को इतना सम्मान क्यों दे रहा है? पहले यही पता लगाना होगा। सम्राट अगूफा के कक्ष में। हमारी समझ में नहीं आया कि सम्राट अगूफा उस पृथ्वी के कीड़े को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। ताकि वह भ्रम में रहे कि वह हमसे महान है। हम उसे अपना स्वामी बनाकर उसकी प्रशंसा करके उसे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। उसके लिए जो प्रयोगशाला बन रही है, वह हमें पृथ्वी के विनाश के लिए आविष्कार करेगा। कराटो ने गलती से उसे ऐसी शक्ति दे दी है जिसे प्राप्त करके वह सचमुच ब्रह्मांड का सबसे योग्य वैज्ञानिक बन गया है। आवश्यकता पड़ने पर हम उसका सुधार कैसे करेंगे महान सम्राट? कराटो ने उसे ज्ञान दिया है। उसकी अवधि 1 वर्ष है। जिस दिन 1 वर्ष पूरा होगा, उस दिन लंबू का सिर बम की तरह फट जाएगा।
लेकिन इसी 1 वर्ष की अवधि में उसे समाप्त करना पड़ा तो कराटो को समाप्त कर दिया जाएगा। कराटो के समाप्त होते ही लंबू का मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाएगा, वो एक जीवित लाश बन जाएगा। लेकिन कराटो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। वह है कहाँ? सुधार गृह में। वहाँ हमारे डॉक्टर उसके मस्तिष्क का ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर उसके सिर में कुत्ते का दिमाग फिट कर दिया जाएगा। लंबू को हमारी आज्ञा बिना असीमित ज्ञान देने की यही सज़ा मुकर्रर की है। क्या ये सज़ा उसके अपराध से अधिक नहीं है महान सम्राट? उसका अपराध साधारण नहीं है। उसने जो असीमित ज्ञान लंबू को दिया है वह हमारे पूरे सौरमंडल के लिए भी घातक हो सकता है। सुधार गृह में कराटो के मस्तिष्क में कुत्ते का मस्तिष्क रोप दिया गया था। कूं कूं कूं। मैंने उसके मस्तिष्क में खुजली वाले कमज़ोर कुत्ते का दिमाग फिट किया है। बेचारे तीसरे ग्रह का प्रतिनिधि कराटो। बूं भौं कूं कूं। पृथ्वी पर डॉक्टर जॉन ने भारत और अंतरिक्ष के सहयोग से टाइम मशीन बना ली थी। स्वामी, फौलाद नहीं है। मैं 1 अरब ग्रहों को देख चुका। मैंने भी 1 अरब ग्रह खोज लिए, मगर फौलाद नहीं है। तुम ठीक कहते हो। अगर फौलाद समय चक्र में होता तो मशीन संकेत दे चुकी होती। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह समय चक्र से निकल गया और वह जीवित भी है। इस ट्रांसमीटर मशीन का संबंध फौलाद, लंबू और मुझसे है। हम तीनों में से जो भी समाप्त हो जाएगा उसका संबंध मशीन से टूट जाएगा और उसका बल्ब बुझ जाएगा। लेकिन मेरे बल्ब से इन दोनों की रोशनी कम है, अर्थात वे हमसे लगभग 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हैं। मेरा अनुमान है कि स्वामी, कि हम उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में खोजने की बजाय सम्राट अगुफा के सौरमंडल में खोजेंगे। यह हमें मालूम है कि लंबू को सम्राट अगुफा ले गया। अब देखिए कि फौलाद और लंबू के जीवन बल्ब की रोशनी समान है, अर्थात वे हमसे बराबर दूरी पर और हो सकता है एक ही स्थान पर हों। मेरा भी यही अनुमान है। और अब मैं तुम दोनों को ही सम्राट अगुफा के सौरमंडल में भेजूंगा। तुम्हारे अंदर बस एनर्जी का ऑटोमेटिक जनरेटर फिट करना है। तुम वर्कशॉप में चलो, मैं वहीं मिलूंगा। जो आज्ञा स्वामी। उनके जाने के बाद अंतरिक्षक का संग्राम वाली गलती नहीं करूँगा। अंतरिक्ष का संग्राम वाली गलती नहीं करूँगा। इनके सर्किट में थोड़ा परिवर्तन करूँगा और इनका डेथ पॉइंट अपने हाथ में रखूँगा, ताकि जैसे ही इनके दिमाग में विद्रोह की भावना आए मैं डेथ पॉइंट ऑन करके इन्हें नष्ट कर दूँ। कुछ देर बाद उन्हें उड़ान की अनुमति मिल गई। विदा भारत और अंतरिक्षक। मुझे विश्वास है कि तुम फौलाद और लंबू को साथ लेकर लौटोगे। हम पर आपका विश्वास सदा बना रहेगा स्वामी। ये हैं इनके डेथ पॉइंट। अगर इन्होंने अपने सर्किट बदलने की चेष्टा की तो ये बल्ब बुझ जाएंगे। इनके बुझते ही मैं इन बल्बों को दबा दूंगा। भारत और अंतरिक्षक सोचने की गति से भी आगे थे। डियर अंतरिक्षक, मुझे लगता है मैं ब्रह्मांड के इस हिस्से में पहले भी कभी आया हूँ। शायद जब मैं बागी हो गया था। अगर तुम इस हिस्से से परिचित भी हो तो मैं क्या करूँ? बड़े चिड़चिड़े हो गए यार। भूल गए कि मैंने ग्लोब का आतंक, ड्रीम लैंड का बादशाह, अंतरिक्ष में संग्राम में खूब मार लगाई थी। तब तुम मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब हम दोनों की शक्ति बराबर है। ज़्यादा चू चपड़ की तो सारे नट बोल्ट ढीले कर। तो ठीक है, सम्राट अगुआ के सौरमंडल में पहुंचकर हम दोनों अलग हो जाएंगे और जो सबसे पहले लंबो का पता लगा लेगा वह ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। जो हारेगा वह दूसरे को गुरु मानेगा। मंजूर। डॉक्टर जॉन से संपर्क टूट गया, यानी अब हम सम्राट अगुआ के सौरमंडल में प्रवेश करने वाले हैं। इसके साथ ही हम अलग होने वाले हैं। आओ गले लग जाओ मित्र। अपना ख्याल रखना प्यारे अंतरिक्षक। हम अलग इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हमें एक दूसरे पर धाक जमानी है, बल्कि इसलिए कि अगुफा की शक्ति को 2 हिस्सों में बांट सकें। मैं समझता हूँ बड़े भाई कि हमें खुद को नष्ट करके भी फौलाद व लंबू को हासिल करना है। अब विदा प्यारे भारत। दोनों का रेडियो संपर्क जुड़ा हुआ था। वह लाखों मील दूर रहकर भी आपस में बातचीत कर सकते थे। मुझे फौलाद और लंबू की मौजूदगी के संकेत मिलने लगे। मुबारक हो भारत, इधर मुझे भी संकेत मिल रहे हैं जो घातक हो सकते हैं। अंतरिक्षक को मिलने वाले संकेत गलत नहीं थे। ए पृथ्वी के बीच नीच कंप्यूटर, अपने आप को अब अगुफा के सेवकों के अधीन समझो। जो आज्ञा सम्राट। अगुफा के सेवकों, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। वह सम्राट अगुफा की अंतरिक्ष सेना का एक अफसर था। उसने अंतरिक्षक को अपने साथ अपने ग्रह में ट्रांसमिट कर लिया। ये रिसर्च सेंटर है। 1 घंटे बाद तुम पृथ्वी के कंप्यूटर नहीं बल्कि यहाँ की सेना के मामूली से कंप्यूटर रह जाओगे। आप जो बनाना चाहेंगे मैं बन जाऊँगा। फिर 2 रोबोट मैकेनिक आए, उन्हें अंतरिक्षक के सर्किट बदलने का काम सौंपा गया था। मेरा ख्याल है इसे सेना के मतलब का कंप्यूटर बनाना चाहिए। नहीं, इसे स्वीपर बना देना ठीक रहेगा। मेरा ख्याल है मुझे तुम्हारी कनपटियों पर स्थित फ्यूज़ पॉइंट दबाकर तुम दोनों को निष्क्रिय कर देना चाहिए। दोनों रोबोट अंतरिक्षक के फैसले की गंभीरता को अभी समझ भी नहीं पाए थे कि तड़ाक तड़ाक। मुझे पता है कि यहाँ मुझे किस प्रकार अपना काम करना है। अंतरिक्षक ने उन दोनों के ही सर्किट बदल दिए। अब अपना परिचय दो। मैं सेना की 36वीं बटालियन का मजदूर हूँ। मैं संख्या नंबर 420 सफाई कर्मचारी हूँ। शाबाश, अब अपने काम पर जाओ। 1 घंटे बाद वह अंतरिक्ष सेना का अफसर लौटा जो अंतरिक्षक को लाया था। अपना परिचय दो। पहले पृथ्वी का अंतरिक्षक था, अब सेना की 40वीं बटालियन का मजदूर हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ।
अफसर ने उसे अपने साथ सेना की 40वीं बटालियन के एक गोदाम में ट्रांसमिट कर दिया। ये आयुधगार है। ये लघु अणु बमों के पैकेट हैं। इन्हें बड़े बक्सों में भरो। 1 घंटे बाद इन्हें 5वें ग्रह पर ट्रांसमिट करना है। ये दवा में फट जाते हैं। ये बात है तो अब देखिए मेरा चमत्कार। अफसर को एक पल सोचने का अवसर दिए बगैर ही अंतरिक्षक ने फुर्ती से ये कोनिया किरण से एक पैकेट के बम फटे और उसी पल गोदाम में रखे हजारों अन्य पैकेट फटे धाम। और उस विस्फोट से 40वां बटालियन तबाह हो गई। लेकिन अंतरिक्षक के ढांचे पर इस तरह के विस्फोट का कोई असर नहीं होता था। मेरे बारे में ये लोग नहीं समझेंगे कि मैं भी तबाह हो गया। मुझे अब अपना हुलिया बदल देना चाहिए ताकि यहाँ के अन्य कंप्यूटर जैसा नजर आऊँ। अंतरिक्ष में वो खूबी थी कि वह अपने आप को 10,000 मील की दूरी तक कहीं भी ट्रांसमिट कर सकता था। उसने अपने को उसी वर्कशॉप में ट्रांसमिट किया जहाँ उसने 2 रोबोटों के सर्किट बदले थे। अपने लिए रोबोट वाला खोल बना लूँ। उस भट्टी में इस्पात पिघल रहा है। 15 मिनट बाद उसने एक रोबोट का रूप धारण कर लिया। अब मैं एक एक नंबर हूँ। बाहर खड़े रक्षक रोबोट ने उसे टोका। नंबर 1 कहाँ जा रहे हो? ऊर्जा लेने। मेरा ऊर्जा टैंक लीक कर रहा है, उसे ठीक भी कराना है। वह इस इमारत का पूरा भूगोल जानने के लिए निकला था, पर आए फौलाद और यहाँ। रोबोट नंबर 1 अर्थात अंतरिक्षक ने फौलाद से मानसिक संपर्क जोड़ा। फौलाद, तुम्हारे बाईं और रोबोट नंबर 1 के रूप में मैं अंतरिक्षक खड़ा हूँ। हैं? मानसिक शक्ति द्वारा भेजा गया संदेश? अंतरिक्षक? दोनों ने मानसिक तरंगों के माध्यम से बातचीत शुरू की। तो डॉक्टर जॉन ने हमें खोज ही लिया। कहो अंतरिक्षक, क्या खुशखबरी लाए हो? डॉक्टर जॉन तुम्हारे लिए चिंतित है। मैं और भारत तुम्हारी और लंबू की खोज में है। क्या तुम्हें लंबू के बारे में मालूम है? लंबू अब पहले वाला लंबू नहीं है, बल्कि एक महान वैज्ञानिक बन गया। उसके लिए प्रयोगशाला बनाई जा चुकी है। कुछ ही देर बाद वो वहाँ से रवाना होगा। मैं उसका अंगरक्षक बन गया हूँ ताकि मौका मिलते ही कोई चमत्कार दिखा सकूँ। मेरी आधी चिंता दूर हो गई। फिलहाल मैं चलता हूँ, तुमसे मेरा मानसिक संपर्क बना रहेगा। अंतरिक्षक बाहर निकल आया। अब भारत से संपर्क जोड़ता हूँ, न जाने वो कहाँ हैं। मैं वर्कशॉप से 20 तैयार रोबोट भेज रहा हूँ। उनमें से जो भी अधिक योग्यता दिखाए उसे डॉक्टर लंबी की प्रयोगशाला सुरक्षा टीम का चीफ बना देना। जी श्रीमान। मज़ा ही ना आ जाए अगर मैं ही डॉक्टर लंबू की प्रयोगशाला की सुरक्षा टीम का चीफ बन जाऊँ। वापस वर्कशॉप में चलूँ। ओ तुम वापस आ गए। कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर की प्रयोगशाला की सुरक्षा टीम का चीफ बन जाऊँ। तब मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। वर्कशॉप के स्टोर में। अरे मेरे जैसे ही रोबोट, बस बन गया काम। रोबोट नंबर 1 को गायब कर दूँ? ये सब अभी निष्क्रिय हैं। रोबोट के खोल में छिपे अंतरिक्षक ने वर्क किरण छोड़ी जो धातु के विशाल पिंड को भी हवा में विलीन कर सकती थी। मेरे प्रतिरूप, अब तुम वायु में धूल के कणों की तरह मिल जाओगे। और जब अवसर आया तो सब कुछ पूर्ववत था। ये स्विच दबा दूं ताकि इनकी मशीनरी चालू हो जाए। अगर ये स्विच तुम पहले दबा गए होते तो मेरा काम कठिन हो जाता। फिर उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया। मैदान में। शाबाश नंबर 1, तुम्हारा निशाना सबसे अच्छा है। सबसे अधिक योग्यता है तुम्हें। तुमने गणित का ये कठिन प्रश्न कुल 5 सेकंड में कर दिया। बाकी सब ने 1 से 5 मिनट लेने पर भी कोई गलती छोड़ी दी। दौड़ में भी सबसे आगे। सच में तुम सुरक्षा टीम के चीफ बनने ही होगे। ये 19 रक्षक तुम्हारे अधीन है और इनमें से प्रत्येक के अधीन 50 साधारण सैनिक रोबोट होंगे। तुम्हें डॉक्टर लंबू की प्रयोगशाला की सुरक्षा सौंपी जा रही है। जो हुक्म श्रीमान। डॉक्टर लंबू की प्रयोगशाला की ओर जाते हुए रोबोट नंबर 1 बने अंतरिक्षक ने भारत से संपर्क जोड़ना चाहा। भारत भारत, मैं अंतरिक्षक तुमसे संपर्क जोड़ रहा हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। रोबोट नंबर 2। अंतरिक्षक चौंक कर उछल पड़ा। तो तुम यानी तुम? मानसिक तरंगों से बात करो मूर्ख। जिस तरह तुमने ये जिस्म धारण किया उसी तरह मैंने ये जिस्म धारण किया है। पर तुमसे पहले मैंने ये किया। मगर ये हुआ कैसे? मुझे अंतरिक्ष मुझे अंतरिक्ष सेना के एक अफसर ने उस वर्कशॉप में ट्रांसमिट किया था जहाँ ये रोबोट बन रहे थे। मैंने वहीं पर उस अफसर और इन रोबोटों को बनाने वाले रोबोट को नष्ट कर दिया। फिर खुद ही इन सब रोबोटों को बनाया और एक अपना खोल भी बनाकर पहन लिया। उसके बाद तुम आए। तुमने नंबर 1 को मेरे सामने नष्ट करके उसका स्थान ले लिया। फिर मैंने जानबूझकर तुम्हें चीफ का पद प्राप्त करने दिया। वरना मैं तुमसे अच्छा निशाना लगा सकता था। तुमसे तेज़ दौड़ सकता था। तुमने गणित के जिस सवाल को करने में 5 सेकंड लगा मैं उसे बिना पढ़े हल कर सकता था। ज़्यादा डींगे ना मारो। ये बताओ कि फौलाद और लंबू से मिलेगी ही नहीं। मैंने उन दोनों को देखा अवश्य, मगर संपर्क नहीं जोड़ा। मैंने सोचा ये काम मेरा बच्चा यानी तुम ही कर लोगे। ठीक है, तो ये बच्चा तुम्हारी ड्यूटी इमारत के अंदर डॉक्टर लंबू के आसपास लगाता है। तुम उस पर नज़र रखोगे। ठीक है। हमारा मानसिक संपर्क आपस में बना रहेगा। फौलाद से भी संपर्क रखना। रोबोट नंबर 2 अर्थात भारत जब अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो उसे फौलाद और लंबू वहाँ मिले। तो ये ट्रांसमिट होकर हमसे पहले यहाँ आ गए। लंबू अपने काम में लगा हुआ है, फौलाद उसका सहायक बना हुआ है।
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है। अंतरिक्ष के भारत यहाँ होता तो उसे मालूम हो जाता। फौलाद को बाहर भेज दूँ ताकि इन्हें संदेह ना हो। फौलाद, तुम बाहर जाओ, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। जो आ गया स्वामी। शायद इसे मालूम हो गया है कि मैं इसके कार्यकलापों को गौर से देख रहा हूँ। ये मुझे बाहर क्यों भेजना चाहता है? अंतरिक्षक से इस मामले में बात करूंगा। कमरे से बाहर निकलते ही उसकी नज़र रोबोट नंबर 2 पर पड़ी। तुम? रोबोट नंबर 2 अर्थात भारत ने मानसिक तरंगों के माध्यम से बातचीत की। मैं भारत हूँ फौलाद, यहाँ चलो, कुछ बातें करनी है तुमसे। हैं? भारत? ठीक है, चलो। फिर सुरक्षा दल के चीफ रोबोट नंबर 1 यानी अंतरिक्षक के ऑफिस में वह मानसिक शक्ति से बात कर रहे थे। उसने आविष्कार कर लिए एक अजीब सी मशीन बनाकर वह काफ़ी देर तक फुदकता तथा प्रसन्न होता रहा। वह इच्छाधारी मशीन भी हो सकती है, उसका पता लगाना होगा। डॉक्टर लंबू ने सावधानी के तौर पर कुछ गुप्त बंदोबस्त किए थे, जिनमें से एक ये था कि वह प्रयोगशाला के किसी भी हिस्से को अपने निजी कक्ष से देख सकता था। मैं गुप्त कैमरे न लगवाता तो मुझे मालूम ही ना होता कि ये तीनों मिल गए हैं। ये दोनों रोबोट असली नहीं, नकली हैं, और ये तीनों मानसिक तरंगों से बातचीत कर रहे हैं। मैं इन्हें कुछ भी करने का अवसर नहीं दूंगा। ये योग्य हैं, मेरे काम आ सकते हैं, इन्हें अपने वश में करना होगा। लंबू ने वहीं बैठे बैठे ही उनकी पूरी जांच करके असलियत का पता लगा लिया। तो ये पृथ्वी के कीड़े मकोड़े हैं, सोचते हैं मैं अब भी इनका दोस्त हूँ। ये मूर्ख नहीं जानते कि दोस्ती बराबर वालों के साथ की जाती है। मैं इनसे बहुत ऊंचा उठ चुका हूँ। ये अब मेरी दोस्ती के काबिल नहीं बल्कि मेरी गुलामी के काबिल रह गए। मैंने सम्राट अगुफा की इच्छाधारी मशीन से भी 100 गुना अधिक क्षमता वाली मशीन बनाई है। सच तो यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी योग्य नहीं जिसे मैं दोस्त बना सकूं। सब मुझसे छोटे हैं, और छोटे मनुष्य अर्थात अल्प बुद्धि रखने वाले मनुष्य सिवाय गुलाम बनने के और कुछ नहीं कर सकते। अगले ही पल वह अपनी असीमित क्षमतावान इच्छाधारी मशीन के माध्यम से उनके सामने ट्रांसमिट हो गया। तुम? खतरा। मैंने सोचा कि तुम्हारे इस जीवन को नष्ट करने से अच्छा है कि मैं तुम्हें नया जीवन दे दूं। इसलिए तुम्हारे असली रूप में ऐसी जगह पर ट्रांसमिट कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें उसी समय होश आएगा जब तुम्हारा नया जन्म हो चुका होगा। अगले ही क्षण वह सुधार सुधार गृह में था, लेकिन अंतरिक्षक और भारत अपने असली रूप में निष्क्रिय थे। फलाद भी बेहोश था। मुझे सम्राट अगुफा से बात करनी है, इसलिए जा रहा हूँ। जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका होगा। वह उसी क्षण सम्राट अगुफा के कक्ष में प्रकट हुआ। तुम? हाँ गुफा, मैं ये बताने आया हूँ कि इस सौरमंडल का सम्राट अब मैं हूँ। तू सचमुच पागल हो गया पृथ्वी के मच्छर? मैं सिर्फ एक बटन दबाकर तेरा अंत कर दूंगा। कोशिश कर देख गुफा, फिर मौका नहीं मिलेगा। सम्राट ने वह बटन दबाया तो कराटो को ख़त्म करने के लिए था। इसे मैंने अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे ही बेकार कर दिया था। मैंने तेरा मस्तिष्क तुझसे मैं तेरा मस्तिष्क तुझसे ले जा रहा हूँ। नहीं! सम्राट अगुफा अब जीवित शव से अधिक कुछ नहीं था। कुछ ही देर बाद सम्राट अगुफा के सौरमंडल के सभी ग्रहों पर लंबू की आवाज़ गूंज रही थी। मैं सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे बड़ा विद्वान हूँ। मेरी बराबरी करने वाला वैज्ञानिक पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इसलिए मैं इस सौरमंडल का सम्राट हूँ। तुम्हारा शक्तिशाली सम्राट अगुफा अब मांस और हड्डियों के पिंड से अधिक कुछ नहीं रह गया है। इस सौरमंडल का कोई भी ग्रह मेरा विरोध करेगा तो वह सौरमंडल में रेत के कणों की तरह बिखर जाएगा। शेष कहानी आगामी अंक सितारों का युद्ध में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह की अगली कॉमिक सितारों का युद्ध में। तब तक के लिए धन्यवाद।